नमस्कार बच्चों। आज के इस पीरियड में जो क्लास हम लोग का चल रहा है वो चल रहा है प्रत्यय से संबंधित, जो कि पहले हम लोग 3 प्रत्यय देख चुके हैं। इस क्लास में एक और प्रत्यय अभी हम लोग देखेंगे। क्रमशः हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं एक एक प्रत्यय को लेकर के। अभी जो देखेंगे वो है अक्तः प्रत्यय और इसी से संबंधित एक और प्रत्यय है कत्वतु। ठीक है ना। तो अक्तः और अक्तवतु दोनों प्रत्ययों को हम लोग देखेंगे कि किस अर्थ में होता है और इससे बनने वाले जो रूप हैं वो कैसे बनते हैं, उसका रूप कैसा होता है। ठीक है, चलिए अब हम इस आगे बढ़ाते हैं इसे। अभी जो हम लोग देखेंगे वो प्रत्यय है अक्तः। ये तुमुन भी हो चुका है। आप यदि मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें ये तीनों का तीनों प्रत्यय हम लोग पढ़ चुके हैं और काफ़ी विस्तार से पढ़े हैं। अभी जो हम लोग देखेंगे वो इसके बाद वाला देखेंगे। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं अक्तः प्रत्यय का। ठीक है ना। यह जो प्रत्यय है वास्तव में अक्तः प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय दोनों ही, ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसको फिर हटाऊंगा थोड़ा देर के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अक्तः और अक्तवतु जो है ये दोनों प्रत्यय को निष्ठा नाम से भी जाना जाता है ना। निष्ठा का अर्थ होता है समाप्ति, है ना। निष्ठा का अर्थ होता है समाप्ति। मतलब ये जो प्रत्यय है जब भी किसी धातु के साथ, किसी क्रिया के साथ लगता है तो इस बात को सूचित करता है, इस बात को बताता है कि वो क्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है, वो जो काम है जो चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। तो उस भूतकालिक घटना के लिए, किसी भी घटना को जो भूतकाल में घटित हो चुकी है पहले से, तो उस घटना को बताने के लिए हमें जो है ये अक्तः प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग लिखेंगे भी, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जैसे कि अक्तः अक्तवतु निष्ठा, इसका एक सूत्र भी है, कृदंत प्रकरण में आया हुआ ये प्रत्यय है। तो कृदंत में ये आपको सूत्र मिलेगा कि अक्तः अक्तवतु को निष्ठा के नाम से जाना जाता है। और निष्ठा कहने का मतलब है कि वो कार्य की समाप्ति का बोधक होता है। जब कोई काम समाप्त हो जाता है तो इससे पता चलता है कि वो जो है, उसके लिए हम लोग उस अर्थ को निकालने के लिए हम लोग संस्कृत में जो धातु से जो प्रत्यय यूज करते हैं कृदंत के अंतर्गत, वो करते हैं अक्तः प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय। दोनों ही प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, एक यदि उदाहरण लें तो होता है तेन हसितम। इस वाक्य को देखने से ये पता चलता है कि हसितम में आप क्या है, प्रत्यय देखिए तो हंस धातु से अक्तः प्रत्यय लगा है। हंस धातु से अक्तः प्रत्यय लग करके रूप बना हसितम। उसके द्वारा हंसा गया, मतलब उसने जो है हंसने का काम अपना समाप्त कर लिया। तो इस स्थिति में उसके द्वारा हंसा गया, उसके द्वारा खाया गया, इस प्रकार के अर्थ निकलते हैं अक्तः प्रत्यय लगाने के बाद किसी भी क्रिया से। तो यहाँ भी हसितम मतलब हंसा गया। सामान्यतः एक चीज़ है इसमें ध्यान देने की बात है कि अक्तः और अक्तवतु प्रत्यय दोनों ही जो है, हम जो वाच्य पढ़ते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने वाच्य देखा नहीं है, तो उस क्रम में देखिएगा कि वाच्य में कर्ता में जब तृतीया विभक्ति लगती है और जब भूतकाल के अर्थ में आपको जब क्रिया को ले जाना होता है तो वहाँ पर हम लोग इसी अक्तः प्रत्यय की सहायता लेते हैं क्रिया को भूतकाल में ले जाने के लिए। जैसे उसके द्वारा हंसा गया, उसके द्वारा पढ़ा गया, उसके द्वारा लिखा गया, तो कर्ता में तृतीया लगाते हैं और फिर अक्तः प्रत्यय के द्वारा उसकी क्रिया में प्रयोग करके हम इस प्रकार का वाक्य निर्माण करते हैं कर्मवाच्य में। कहने का मतलब कि वाच्य जब पढ़ेंगे तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कर्मवाच्य में जो है आपका अक्तः प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के साथ मिलता है। यहाँ भी वही स्थिति, इसीलिए देखिए हसितम के पहले तेन लगा है, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैहि। तो तत् का तृतीया एक वचन में तेन हो गया है। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो मैंने आपको बातें बताई, इससे जो बातें निकल करके आई उससे अब नोट करने लायक है। आप उसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, वास्तव में मैं पॉइंट वाइज इसमें दे देता हूँ। पहला इसमें पॉइंट कहें तो यह प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है। ठीक है ना, भूतकाल के अर्थ में। ठीक है, यह प्रत्यय किस अर्थ में होता है, भूतकाल के अर्थ में। इसीलिए इसके लिए जो परिभाषा दी गई पहले वो
अक्तत्वतु निष्ठा कहा गया समाप्ति के अर्थ में। दूसरा इसमें यदि पॉइंट देखें हम तो क्या निकलेगा, इसमें शेष क्या बचता है, इसमें शेष तो बचता है, इसमें शेष तो, यही तो कहीं कहीं जो है ट में भी बदल जाता है ना, या कहीं कहीं ये ध में भी बदला हुआ नजर आएगा। ठीक है, बचता है। वास्तव में केवल तो ही बचता है, यही तो जो है संधि के नियम के अनुसार कहीं ट हो जाता है, कहीं ध हो जाता है, लेकिन ट या ध जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, उसका उदाहरण बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो यहाँ जो है आपको ये बात ध्यान देने लायक है कि सामान्यतः जिसका जो सामान्य नियम है जनरली वो केवल तो ही अधिकतर मिलेगा, ट और ध जो है बहुत रेयर मिलता है। ठीक है, और तीसरी बात है इसमें ध्यान देने लायक, इस प्रत्यय का प्रयोग है ना, इस प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, कर्मवाच्य में होता है ना, कर्मवाच्य में होता है। ठीक है ना, इस प्रत्यय का प्रयोग सामान्यतः कर्मवाच्य में होता है। इस प्रत्यय का मतलब अक्तः प्रत्यय का, इस प्रत्यय का जिसकी भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये अक्तः प्रत्यय का सामान्यतः जो है कर्मवाच्य में होता है, और कर्तृवाच्य में जो है आपका अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, इससे जो बनने वाले शब्द हैं वो हमेशा ही विशेषण होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, इसके पॉइंट को देखते चलें, इससे बनने वाले शब्द, इससे बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं, इससे बनने वाले शब्द विशेषण होता है। ठीक है ना, ये बहुत मार्केबल बात है, वो याद रखने लायक है, क्योंकि जब ये विशेषण बनेगा तब ज़्यादा खतरा है। कोई भी शब्द जब विशेषण बनता है तो उसमें जो है खतरा ज़्यादा हो जाती है। खतरा कहने से मतलब है उसमें बच्चों को जो है सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उसका विशेष से कैसा है। अगर विशेष से पुल्लिंग है तो इससे भी आपको पुल्लिंग में ले जाना होगा, अगर विशेष से स्त्रीलिंग है तो इससे बनने वाले शब्द जो विशेषण बनेंगे उसे भी आपको फिर स्त्रीलिंग में ले जाना होगा। यदि वो नपुंसक लिंग में है तो उससे फिर नपुंसक लिंग में ले जाना होगा। उसी प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में आपको इसके रूपों को चलाना होगा। कहने का मतलब है कि जिस तरह का विशेष्य होगा उसी तरह से इसका विशेषण भी होगा। इसको हम लोग एक बार वाक्य में प्रयोग करके भी देख लेंगे ताकि और आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग में इसका रूप हम बालक की तरह चलाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि कोई एक रूप लेते हैं, सपोज कीजिए कि गम का ही लेते हैं। ठीक है, गम से हमने अक्ता लगाया, उदाहरण के तौर पर एक लेते हैं तो रूप बन गया गतः, गत रूप बना। गतः जो है आपको ये बन गया पुल्लिंग में। ठीक है ना, गम से अक्ता प्रत्यय लग करके, क्योंकि गतः में क्या बचा, शेष तो बचा, इसमें शेष जो है तो बचा है, तो गम से अक्ता लगा तो बन गया गतः पुल्लिंग में। अब इसका जो रूप बना पुल्लिंग में गतः, ये बालक की तरह चलेगा, बालकः बालकौ बालकः, तो गतः गतौ गताः, ये यहाँ पर रूप बनेगा पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में हो जाएगा गता। ठीक है ना, स्त्रीलिंग में बन जाएगा गता, ये स्त्रीलिंग रूप है, सबका प्रथमा एक वचन का रूप आपको हम लिख रहे हैं यहाँ पर। और नपुंसक लिंग में हो जाएगा गतम, फलम की तरह, ये हो गया आपको नपुंसक लिंग में। तो यहाँ पर आपको लता की तरह रूप होगा जब इसका शब्द रूप चलाइएगा तो, चूंकि सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में इसका रूप चलेगा। इसलिए अब जो आप देख रहे हैं, इससे पहले जो आप प्रत्यय पढ़े थे वो प्रत्यय अव्यय होता था। आपको याद होगा जो मैंने पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था, आप यदि उसके वीडियो को देखें तो मैंने बताया था कि कत्वा, तुमुन, ल्यप, ये सभी प्रत्यय ज़्यादा आसान थे क्योंकि उसके रूप नहीं बदलते थे, और जिस शब्द का रूप नहीं बदलता हो ज़्यादा आसान होता है उसको लिखना या वाक्य में प्रयोग करना। लेकिन जैसे ही वो विशेषण बनने लगता है, और अब जो भी आप प्रत्यय देख रहे हैं सारा का सारा प्रत्यय जब भी उस शब्द क्या कहते हैं, जब धातु से लगता है तो सारा का सारा विशेषण बनता है,
और उसका रूप जो है सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में शब्द रूप की तरह चलता है। शब्द रूप की तरह इसलिए चलता है क्योंकि उसका जो विशेष्य होता है कोई ना कोई संज्ञा होता है ना। तो संज्ञा के सारे रूप चलते हैं सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में 21 रूप जो होते हैं वो, तो इसलिए उसके अनुसार इससे भी हमें चलाना पड़ता है। तो यहाँ जैसे एक हमने लिया गम से अक्तर लेकर के गतः बना, तो ये एक शब्द बन गया, पद बन गया, और इसका रूप जो है बालक की तरह सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में रूप चलेगा। ठीक है। उसी प्रकार से पठितः, पठिता, पठितम, जो भी आप धातु ले लीजिए, कोई भी धातु उठाइए और उसके साथ अक्तः प्रत्यय लगाते जाइए और इस तरह का उसका रूप बनते चला जाएगा। तो पठ धातु से लगाइएगा तो हो जाएगा उसी तरह से पठितः, है ना। पठितः, पठिता स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम, पठितम। ठीक है ना। चूंकि क्यों हुआ, ये पठ धातु से आपको अक्तः प्रत्यय लग गया। ठीक है ना। तो पठ धातु से अक्तः प्रत्यय लगने के बाद रूप बनाओ पठितः, पुल्लिंग में एक वचन में, ये स्त्रीलिंग में हो गया पठिता, और पठितम हो गया नपुंसक लिंग में। ठीक है। अब ये रूप आप दिमाग में रखिएगा जो मैंने बताया है इस बात को। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट यदि ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि फिर आपको आगे समझने में सहूलियत होगी। ठीक है। अब मैं इसे हटा रहा हूं ताकि आगे का हम उदाहरण हम लिख सकें, आपको बता सकें। चलिए इसका उदाहरण यदि देखें, हम यदि वाक्य में प्रयोग करके पहले बता दें कि किस तरह से ये विशेषण बनता है, और विशेषण बनने के बाद किस तरह से इसका वाक्य में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कहेंगे कि छात्रेन गीता पठ से अक्तः प्रत्यय हमने लगा दिया। ठीक है। दूसरा इसी में हम उदाहरण एक और लेते हैं। बालकेन पुस्तकम, बालकेन पुस्तकम पठितम, या और भी कोई दूसरा धातु ले सकते हैं। बालकेन पुस्तकम पठितम ही ले लेते हैं, ज़्यादा थोड़ा उचित लगेगा। और दूसरी क्या, दूसरे रूप में ले लेते हैं। तीसरा यदि हम देखें, जनीम ग्रंथः, ग्रंथाः, यहाँ नी धातु ले लेते हैं, ले जाने के अर्थ में नी सप्तह लेते हैं। ठीक है। ये हमें लगता है कि काफ़ी है, मैंने तीनों लिंगों का एक एक उदाहरण मैंने लिया है। अब देखिए यहाँ पर पहला उदाहरण है, छात्रेन गीता पठ शब्द लगा करके अब आपको रूप बनाना है। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उसका कैसे आप आंसर करिएगा। तो एग्जामिनेशन में इसी तरह से दिया हुआ रहेगा, और आपको इस तरह से ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा। या तो आपको प्रत्यय को जोड़ करके भी दिया जा सकता है, या इस तरह से अलग करके भी दिया जा सकता है। अगर जोड़ करके दिया हुआ रहेगा तो आपको इस तरह से अलग करना होगा, और यदि इस तरह से अलग करके दिया हुआ रहेगा धातु और प्रत्यय को, तो आपको वहाँ पर जोड़ करके सही आंसर बनाना है। तो यहाँ जो है छात्रेन गीता, अब देखिए छात्र के द्वारा गीता क्या हुआ, पढ़ी गई। चूंकि अब जो है ये पठ से अक्तः, ये जो रूप बना वो रूप बना पठिता। वास्तव में पठ से अक्तः प्रत्यय लगता है तो रूप क्या बनता है, पठित बना। मूल शब्द पठित बनता है पठ से अक्तः प्रत्यय लगने के बाद। यहाँ देखिए पठ धातु, चूंकि वो इट धातु इसमें लग करके शब्द बनता है, तो यही कारण है कि यहाँ भी इकारांत लग करके पठित शब्द बनता है ना। जैसे कि पठितवा, उस प्रकार से आप पहले भी देखे थे जो बहुत सारे बने हुए थे, तो पठित शब्द बना। और जब रूप चला तो पुल्लिंग में पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता, और नपुंसक लिंग में पठितम, जो कि मैंने पहले लिखा हुआ था। तो यहाँ भी तीनों रूप आपके सामने प्रकट होता है। लेकिन अब देखना है कि पढ़ा गया तो क्या पढ़ा गया, गीता। ये इसका विशेष्य है। पठिता का जो विशेष्य है वो क्या है, गीता है। क्या पढ़ी गई, गीता पढ़ी गई। गीता महाभारत का जो एक बुक है, जो अंश है, एक जो ग्रंथ है, हिंदुओं का जो धार्मिक हमारा जो ग्रंथ है वो गीता है, जो महाभारत का एक उसी का एक पार्ट है। ठीक है। जिसमें 700 श्लोक श्री कृष्ण ने
जब अर्जुन को उपदेश दिया तो उस क्रम में उन्होंने बताया था। तो उसमें 700 श्लोक हैं गीता में, आपके जानकारी के लिए मैं बताया। तो छात्रेन गीता पठिता, तो यहाँ पर गीता शब्द देखिए आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, पठिता हो गया, ये ध्यान देना है। क्योंकि ये विशेष हो गया, पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया भाई, गीता पढ़ी गई। इसमें गीता एक जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, गीता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, तो इसलिए गीता पढ़ी गई, पहला उदाहरण। दूसरा देखिए बालकेन पुस्तकम, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। अब यहाँ पर पुस्तकम शब्द क्या है, नपुंसक लिंग है, म हलंत लगा हुआ है, अनुस्वार को म हलंत भी हम जानते हैं। तो चूंकि पुस्तकम शब्द नपुंसक लिंग है तो यहाँ पर जो रूप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पठितम, क्या हो जाएगा, पठितम, म हलंत हो जाएगा। चूंकि पुस्तकम शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए इसका जो बनने वाला जो विशेषण होगा वो भी पठितम नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। चूंकि ये एक वचन में है तो यहाँ भी एक वचन में होगा। यदि यहाँ पर पुस्तकानी रहता तब यहाँ पर क्या होता, पठितानी, फल की तरफ, फलम फले फलानी, उस प्रकार से पठितम पठिते पठितानी, ठीक है। तो पुस्तकम पठितानी बहुवचन में होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि पुस्तकम एक वचन में है इसलिए पठितम भी एक वचन में हुआ। इसी तरह से यहाँ देखिए जनेन ग्रंथाः, यहाँ पर देखिए ग्रंथा नहीं है, ग्रंथा होता तो एक वचन में होता। मैं जान करके इसको मैंने बहुवचन में दिया ताकि आप इसका जब प्रयोग करें तो जाने कि बहुवचन में भी इसका विशेषण का प्रयोग हम करते हैं। तो लोगों के द्वारा ग्रंथ ले जाया गया, मतलब लोगों ने ग्रंथ ले गए, है ना, लोगों के द्वारा ग्रंथ को ले जाया गया। तो यहाँ पर नी धातु मतलब होता है ले जाना, इससे फिर अक्तः प्रत्यय लगा तो नीतः, मूल शब्द नीतः बना। लेकिन चूंकि ग्रंथाः देखिए बहुवचन में है, ग्रंथः, ग्रंथौ, ग्रंथाः, ग्रंथ का भी वही अर्थ है जो पुस्तक का है, एक जो महाकाव्य होता है। तो बहुत सारे, तो चूंकि अब नी से अक्तः लगाइएगा तो रूप बना नीतः, है ना, नीत शब्द बना। अब देखेंगे कि बहुवचन में है तो इसको भी हम क्या करेंगे, नीताः, इसको बहुवचन में लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि ग्रंथाः का ये विशेषण बना, ले जाया गया, क्या ले जाया गया, तो ग्रंथ ले जाया गया। तो ये हो जो है वो विशेष्य है और ये इसका विशेषण नीताः बना। तो कहने का तात्पर्य ये है, पूरे आप अक्तः प्रत्यय के सारांश को यदि समझें तो यही है कि अक्तः प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द होता है वो हमेशा भूतकालिक होता है। क्योंकि सभी वाक्यों के अर्थ को देखिए, लास्ट में जो क्रिया का जो अर्थ निकलेगा वो भूतकाल के अर्थ को ही बताता है, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है कि आप इसके भूतकाल के अर्थ को समझें कि कैसे बनाया जाता है, और इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो सदा ही विशेषण होंगे और अपने विशेष्य पर डिपेंड रहेगा कि कैसा इसका विशेष्य है, उसी प्रकार से इससे बनने वाला जो शब्द है वो विशेषण के रूप में यूज होता है। यदि कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है, या तो ये दिया हुआ रहेगा तो आपको ये करना होगा, यदि बना हुआ रूप है आपका तो आपको फिर तोड़ना होगा, प्रकृति प्रत्यय को तोड़ के अलग करना होगा। तो ये दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये काफ़ी स्पष्ट हो गया होगा। आपको या तो वाक्य में पूछा जाए तो वाक्य में आपको आंसर देना चाहिए, और यदि डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार ये होता है कि इस तरह से वाक्य में नहीं पूछ के केवल डायरेक्ट आपको इसी तरह से पूछ दिया जाता है। चलिए अब इस प्रश्न को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तो फिर नेक्स्ट प्रत्यय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।